बच्चों नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे महासागरीय जल। महासागरीय जल में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद फिर हमने अध्ययन किया था जलीय चक्कर, किस प्रकार से जल महासागरों से धरातल पर आता है, फिर धरातल से कैसे जल वापिस समुद्रों में जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि महासागरीय अधः स्थल की बनावट, विभाजन, महासागरीय अधः स्थल का विभाजन किस प्रकार का, जो हमारा महासागर है उसके अंदर किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गंभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य छोटे मोटे उचावच पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़िया, समुद्री टीला, निगमन द्वीप, खाइया व खंड। इसका अध्ययन हमने पिछले वाली वीडियो में किया था। इसके बारे में हमने महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में पढ़ लिया था, महासागरीय ढाल के बारे में हमने पढ़ लिया था, गंभीर सागरीय मैदान, इनके बारे में आपने अच्छी तरह से अध्ययन करना है। आज जो हम अध्याय कर रहे हैं वो है महासागरीय जल का तापमान। जो हमारे महासागर है ना, जो हमारे महासागर है उनका तापमान, उन पर भी क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी पर जो हम सतल खंड पर जहां महाद्वीपों पर हम रह रहे हैं उसका भी तापमान बढ़ जाता है, इसी तरह से महासागरों का भी तापमान हो जाता है। और इस खंड के अंतर्गत हम वही तापमान का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से महासागर का जल गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है। चलिए देखते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, भाई कहां पर तो जल अधिक गर्म पाया जाता है और कहां पर अधिक ठंडा पाया जाता है। तब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश देखिए, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे होते हैं। 90 डिग्री अक्षांश, ऐसे ही दक्षिण में ऐसे 1 2 3 4 5 7 90 ऐसे अक्षांशों पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी हमारे महाद्वीप है और समुद्र है। अब देखिए अक्षांश से कैसे, ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर तिरछी पड़ती है और ऐसे ऐसे इसकी सौर ऊर्जा कम होती जाती है। इसी कारण से क्या है, महासागरों पर भी तापमान कम होता जाता है। ये आपने पहले वाले लेसन में भी पढ़ा था, अब भी आपको पता है। फिर है जल एवं सतल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा सतल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में उष्मा प्रदान करते हैं। देखिए ये बता रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर है उन पे क्या सतल खंड आप देखोगे तब तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, ताप ज्यादा प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इतने महाद्वीप नहीं है, महासागर महाद्वीपों के साथ लगे हुए नहीं है, तो वहां पर तापमान कम है। फिर है सनातन पवने या कहिए आप प्रचलित पवने जो पवने चलती है वो भी क्या है, महासागरों के जल को उल्ट पुलट करती रहती है, और इससे क्या है, महासागरों का जल गर्म होता है और ठंडा होता रहता है। सतल से महासागर की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। फिर है महासागरीय धाराएं। महासागरों में दो प्रकार की धाराएं चलती है, एक तो गर्म जल की धाराएं, एक और एक ठंडे जल की धाराएं। गर्म जल की धाराएं जहां से आएगी और जहां पर जाएगी वहां पर क्या है, उस मौसम को गर्म कर देगी, और ठंडे जल की धाराएं जहां पर मौसम गर्म है उसको ठंडा कर देगी, और ऐसा होता भी है। देखिए गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों के तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। एक तो बंद समुद्र, एक सतल के साथ लगते समुद्र, ये बात कराई। जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। ये तो हमने पढ़ा था तापमान के बारे में। अब तापमान का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अध्ययन करेंगे। हॉरिजॉन्टल
क्षैतिज ऐसे, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऐसे। तापमान का अध्ययन हम करेंगे, देख लीजिए एक बार। समुद्रों के तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा अक्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर गहराई के साथ, अक्षैतिज लंबवत के साथ। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्विक चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। तो पता है जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। पार्श्विक चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर के नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन लाइन कहा जाता है। छोटे प्रश्नों में आ जाता है। थर्मोक्लाइन किसे कहते हैं? थर्मोक्लाइन लाइन उसे कहते हैं जहां तापमान एकदम से समुद्रों के तापमान में गिरावट आती है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जाता है। 3 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट इन 3 परतों के बारे में आपने अच्छी तरह से देखना है। देखिए अब पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित रहती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे देखो, पहली परत 400 मीटर, दूसरी परत इसमें भी दिखाया गया है, उसके नीचे फिर सबसे नीचे की परत पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यह थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है, बहुत नीचे गहरी। तीसरी परत आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री से निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री होता है। छोटे प्रश्नों में इस प्रश्न को याद कर लेना, पूछ लेता है औसत तापमान कितना है। और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से घटता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से वृत्तों की ओर जाएंगे ये घटता हुआ जाएगा, दर से घटेगा। प्रत्येक साथ 0.5 डिग्री होती है जो घटने की दर है। और औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अलग अलग होती है। यह भिन्नता है ना ताप में प्रवणता कमी आने की। यह भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सतह व जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र पॉइंट 12.4 में आपको दिखाया भी गया है। महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति जान जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की उष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह उष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती है। एक बार इस चित्र को भी आप देख लीजिए। महासागरीय जल की लवणता। महासागरीय जल की लवणता का मतलब है महासागरों के अंदर जो नमक गुना होता है, खारापन होता है, उसे क्या कहते हैं? महासागरीय लवणता कहते हैं। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है कि उस पानी है जो पानी में नमक की मात्रा कितना है, उसे क्या कहते हैं? हम लवणता कहते हैं। इसका परिकलन कैसे किया जाता है? 1000 ग्राम
1000 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे ऐसे प्रकट किया जाता है, 0.20 लगाई जाती है। ठीक है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.4% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्य वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है कि कितना वहां से जल उड़कर चला गया है और कितनी वहां पर वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय है, तट के साथ लगते क्षेत्र होते हैं, जो किनारा होता है, क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ताजा जल आकर समुद्र में मिल जाता है, वहां पर खारापन थोड़ा सा कम होता है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित बदल करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं, क्योंकि धाराएं चलती है, लवणता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाले क्षेत्र देख लीजिए, मृत सागर है। मृत सागर में कितनी है, 238 प्रति 1000 ग्राम। टर्की की वान झील 330 प्रति 1000 ग्राम और ग्रेट साल्ट झील 220 प्रति 1000 ग्राम। लवणता का अक्षैतिज वितरण। लवणता का अक्षैतिज वितरण देख लीजिए। अक्षैतिज मतलब ऐसे, सामान्य खुले महासागरों की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। पूछ सकता है छोटे क्वेश्चनों में आपसे, खुले महासागरों की लवणता कितनी होती है? चारों तरफ सतल से घिरे लाल सागर में यह 41% होती है, जबकि आर्कटिक एवं जवार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कारण है, उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम है होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्रों का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। क्योंकि देखो, जब ताजा जल आएगा तो उसमें क्या लवणता कम हो जाएगी, घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। पूछ सकता आपसे, उच्चतम लवणता कैसे, कहाँ दर्ज की गई है? अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रभाव के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। क्योंकि ऐसा भी होता है, जहां लवणता अधिक है, धाराएं चलेगी, वो अधिक लवणता को फिर और अधिक लवणता को बढ़ा देगी। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों द्वारा पानी प्रवेश किया गया, क्योंकि साफ पानी नदियों के द्वारा लाया गया, उसका लवणता को कम कर देते। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के द्वारा कारण अधिक होते हैं। जो भूमध्य सागर है उसकी लवणता अधिक है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है और वाष्पीकरण में क्या है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और लवणता अधिक हो जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण है, ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। 12.5 विश्व के महासागर जल की लवणता को दिखाया गया है, विश्व की लवणता को दिखाया गया है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये लवणता का वर्टिकल वितरण है, नीचे गहराई तक भी लवणता कहां तक पाई जाती है। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहां किसी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है।
कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। वो क्षेत्र भी पूछता है लवणता का क्षेत्र जहां तीव्रता से लवणता घटती है उसको हेलोक्लाइन कह सकते हैं। एक नंबर में छोटे प्रश्नों में से अच्छी तरह से याद कर लेना पड़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर लेना।